Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं MCQ सीरीज की 10th वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था उसे देख लेते हैं पहले। असर्शन दिया हुआ है इसमें, ब्रेन ड्रेन इज ए सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है यानी कि हमारी इकॉनमी में जो ज़्यादा कैलिबर वाले लोग हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जो मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं, वो हमारी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। किस वजह से? फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो ब्रेन ड्रेन जो होता है वो सीरियस थ्रेट होता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। यानी आपकी किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को सबसे बड़ा थ्रेट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है कि आपके जो मेन टैलेंटेड पर्सनस हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ताकि ज़्यादा इनकम कमा सके। तो ये इससे क्या होगा कि आपके देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कि असल में ह्यूमन कैपिटल जो थी वो आपके देश को छोड़ के जा रही है, तो आपके देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही दी हुई है। अब इसका रीज़न दिया हुआ है, पीपल ऑफ हाई कैलिबर सच एज साइंटिस्ट, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट एट एक्स्ट्रा में डिसाइड टू माइग्रेट। ये रीज़न बिल्कुल सही दिया हुआ है कि ब्रेन ड्रेन में क्या होगा, जो हाई कैलिबर के लोग हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये माइग्रेट कर रहे हैं आपकी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में। तो इसका असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये था लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इस वीडियो के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ बैंक वांट्स टू इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन देन, अगर बैंक क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दे शुड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दे शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे कैच ये है कि ये कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। अगर ये डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, यानी जो लोग बैंक के पास पैसा जमा करा रहे हैं उसके इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, या बैंक जो लैंड कर रहा है पैसा, जो बोरोइंग पे दे रहा है लोगों को पैसा, उसकी बात कर रहे हैं। अगर तो ये डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, यानी बैंक के पास जो डिपॉजिट आ रहे हैं, लोग पैसा जमा करा रहे हैं, उस केस में तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी दे शुड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। यानी बैंक को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे बैंक, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आएंगे और ज़्यादा डिपॉजिट की वजह से बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को लैंड पे दे पाएगा, यानी कि बोरो कर पाएंगे लोग बैंक से, तो उससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो जो बैंक लोन दे रहा है उसके इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, यानी बैंक को इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे और लोन लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। वहीं पे इसका ऑप्शन एक बी दिया हुआ है, दे शुड इंक्रीज लैंडिंग, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अगर बैंक लैंडिंग इंक्रीज कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना शुरू कर दे, तो उससे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी कहता है दे शुड डिक्रीज लैंडिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट पता नहीं है ये कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं सही, दे शुड इंक्रीज लैंडिंग, यानी बैंक को अपनी लैंडिंग बढ़ा देनी चाहिए। जो लोन दे रहा है बैंक, उसे बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा लोन देगा अगर, तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है डिपॉजिट वाले, जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उसके इंटरेस्ट रेट को अगर वो इंक्रीज कर दे, तो बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा जमा कराएंगे और इससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर डी भी हो सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सपोज देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड ऑफ जैपनीज येन, जैपनीज येन की डिमांड बढ़ गई है इन जुलाई 2022, विच इज़ रिजल्टेड इन इट्स एप्रिशिएशन। हमें पता है किसी भी करेंसी की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका एप्रिसिएशन होता है, एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़, और इंडियन रुपीज़ की क्या हो गई है, डेप्रिसिएशन हो गई है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द सेम, इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, किस कारण से ये हुआ होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड ऑफ जैपनीज गुड बाय इंडियन रेजिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है, इंडियन रेजिडेंट अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं जैपनीज गुड का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जैपनीज पीपल को येन में पेमेंट कर रहे होंगे, उनकी करेंसी में पेमेंट कर रहे होंगे, तो उनकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीपे द लोन टेकन ड्यूरिंग कोविड-19, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया था जैपनीज से, उसको रीपे करने की डिसीजन लिया है, तो उससे भी क्या होगा, अब लोन किस में रीपे करेंगे, जैपनीज येन में ही रीपे करेंगे, तो जैपनीज येन की डिमांड यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी कह रहा है, इंडियन टूरिस्ट हैव कंसिडर विजिटिंग जापान ड्यूरिंग द वेकेशन। अब इंडियन टूरिस्ट ने अगर डिसाइड किया है कि वो वेकेशन में जापान में ट्रैवल करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपनी करेंसी को येन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी येन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय, जो गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना,
जो ज़्यादा अमीर लोगों के पास इनकम है उनसे लेके गरीब लोगों को देना। उस ऑब्जेक्टिव को गवर्नमेंट कैसे फुलफिल कर सकती है? हमें पता है गवर्नमेंट के जो बजट ऑब्जेक्टिव है वो हम अलग अलग पढ़ते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या फिर जीडीपी को इंक्रीज़ करना या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ये गवर्नमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनमें से कौन सा तरीका है जो गवर्नमेंट का वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल। जनरल प्राइस लेवल को, इकोनॉमी में प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ज़्यादा डिक्रीज ना हो, एक डिजायर्ड लेवल पर मेंटेन रहे। तो ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। कौन सा ऑब्जेक्टिव? स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। सेकंड है इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जीडीपी इंक्रीज करना होता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कि आउटपुट इंक्रीज करना है अपनी इकोनॉमी में। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये होता है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को। ठीक है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि टैक्सेस को रैशनलाइज करना गरीब लोगों के फेवर में। ठीक है, तो यानी कि जो गरीब हैं वो कम टैक्स देंगे, जो अमीर हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर यूज टू कीप द BOP इन बैलेंस एंड विच आर नॉट कैरिड आउट फॉर प्रॉफिट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक रखने के लिए जो पेमेंट की जाती है उन्हें हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं तो वो उन्हें हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। अब ये जो आइटम की बात यहाँ पे हो रही है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में रखने की हो रही है, और ये भी साथ में दिया हुआ है कि वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जा रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोनॉमस की हम बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऑटोनॉमस तो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है। हम बात कर रहे हैं अकोमोडेटिंग आइटम की। अब अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती हैं, और कैपिटल अकाउंट में भी कौन सा? जिसमें हम बोरोविंग लाते हैं। बोरोविंग का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा करना, उधार लेके। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोरोविंग फॉर्म की जगह यहाँ पे फ्रॉम कर लीजिएगा, बोरोविंग फ्रॉम IMF एंड अदर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। बोरोविंग जो होती है वो अकोमोडेटिंग आइटम का पार्ट है, और अकोमोडेटिंग में भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, देखिए ग्रांट्स एंड डोनेशन पार्ट होता है करंट अकाउंट का, और हमें पता है करंट अकाउंट किसका पार्ट है? ऑटोनॉमस आइटम का पार्ट है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये बिल्कुल सही है। BOP ठीक करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा करते हैं थ्रू बोरोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड 3 जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 400 करोड़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट वर्थ 4000 करोड़। किसी एक इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट हुए हैं 400 करोड़ के, ठीक है, और उसकी वजह से टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो गया है 4000 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? मनी मल्टीप्लायर की 10, क्योंकि ये 10 गुना हमारा क्रेडिट क्रिएशन हुआ है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई हमारी 10। अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। रिजर्व रिक्वायरमेंट पूछी है कितनी होगी। देखिए हमें पता है मनी मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है? 1 में लीगल रिजर्व रेशो, जो हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ओके, अब मनी मल्टीप्लायर 10 दिया हुआ है, 1 में LRR के इक्वल हो जाएगा। LRR उस साइड जाएगा, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो LRR की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1/10, और 1/10 क्या होता है? 0.1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.1। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश। एनपीसी की वैल्यू इन्होंने पूछी है किससे किसके बीच में वेरी करती है? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1 तक, या 0 से लेके 1 तक। देखिए हमें पता है एमपीसी किसके इक्वल होता है? डेल सी अपॉन में डेल वाई, यानी बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। अब मान लीजिए इनकम 100 से बड़ी है, तो मैक्सिमम आप उसका कितना % कंज्यूम कर सकते हैं? 100 का 100 ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एमपीसी की वैल्यू हो सकती है 1। ओके, अब मिनिमम भी निकाल लेते हैं। अगर इनकम 100 से बड़ी तो कम से कम आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 0 हो सकता है। बढ़ी हुई इनकम का आप कुछ भी कंज्यूम ना कर रहे हैं, ठीक है। या तो ठीक है, टोटल कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, चेंज इन कंजम्पशन की बात हो रही। ओके, तो बढ़ी हुई इनकम में से कितना आप कंज्यूम कर सकते हैं? मैक्सिमम 0 भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगी? 0 और 1 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है रियल एंड मनी फ्लो आर द एसेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 ही फ्लो हम पढ़ते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है?
जो हमारे हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को क्या दे रहे हैं, फैक्टर्स दे रहे हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। मनी फ्लो क्या होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं फर्म्स को, यानी फर्म्स की कमाई हो रही है। वहीं पे फर्म्स मनी फ्लो में क्या दे रही है हाउस होल्ड को, वो दे रही है फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर्स हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किए थे फर्म्स को, उसके बदले में फैक्टर इनकम दे रही है। वहीं पे फर्म्स ने जो गुड्स प्रोवाइड करी थी हाउस होल्ड को, उसके बदले में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके फर्म्स को पैसा दे रहा है, तो वो होता है मनी फ्लो। तो मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी में रियल एंड मनी फ्लो इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रही है फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर। ये बिल्कुल सही है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देता है प्रोड्यूसर को, विदाउट विच प्रोडक्शन एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल। ये ठीक है, ये कौन से फ्लो की बात हो रही है, रियल फ्लो की। वहीं पे फैक्टर इनकम फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड, और फैक्टर इनकम कौन देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है, विदाउट विच कंजम्पशन एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी बिल्कुल सही है, अगर इनकम नहीं होगी हाउस होल्ड के पास तो कंजम्पशन एक्टिविटी कैसे होगी। तो फैक्टर इनकम कौन देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है। ये कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, observe the image given below carefully and identify the objective that government should pursue to deal with this situation। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ दी हुई है, अब यहाँ पे दिखाया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा जो है कुछ पर्सन को तो बिल्कुल कम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ड्रॉप मिल रही है इसको, इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है और इनको उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो गवर्नमेंट को इससे डील करने के लिए क्या करना चाहिए, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गलत है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर उसका फायदा सबको नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इनइक्वालिटी है इनकम में और वेल्थ में उसको कम करना चाहिए। किसी के पास वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास कम है, उसको कम करना चाहिए। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट और कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। देखिए हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के अकाउंट पढ़े हैं, ओके। एक अकाउंट पढ़े हैं करंट अकाउंट, एक अकाउंट पढ़ा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में हम पढ़ते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, साथ ही हम पढ़ते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उसके अलावा हम पढ़ते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। उसके साथ ही हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करी हुई है उससे इनकम आ रही है, चाहे आपको रेंट आ रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे प्रॉफिट आ रहा है, चाहे डिविडेंड आ रहा है, ओके। ये सब किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है। साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट में हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट, FDI, FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं बोरोइंग, ओके। अब देखिए जो आइटम यहाँ पे दी हुई है करंट अकाउंट में, ये सब की जाती है प्रॉफिट मोटिव से। साथ ही साथ जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये दोनों हो रही हैं प्रॉफिट मोटिव से। इन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम, क्योंकि ये की जा रही है प्रॉफिट मोटिव से। अब ये पार्ट होती है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों का। आप देख सकते हैं करंट अकाउंट में भी है और कैपिटल अकाउंट में भी है। साथ ही साथ इन्हें हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले की जाती है। ये ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है, ये हो रही है प्रॉफिट मोटिव से। सबसे पहले हम प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे, फिर अगर इस प्रॉफिट मोटिव से हमने काम किया और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है, सरप्लस चल रहा है, उसे ठीक करने के लिए की जाती है ये ट्रांजेक्शन, यानी बोरोइंग। अगर मान लीजिए BOP डेफिसिट में है तो हम बोरोइंग करेंगे उसे ठीक करने के लिए। तो पहले कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, जो प्रॉफिट मोटिव से होगी, इसलिए इसे अबव द लाइन आइटम कहते हैं, क्योंकि ये पहले हुई है। अब बोरोइंग जो है बाद में हुई है, उसे ठीक करने के लिए हुई है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को, इसे हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम, ओके। अब ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए की जाती है और इन्हें अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं बोरोइंग किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का, जबकि ऑटोनॉमस आइटम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का पार्ट होती है। अब इन्हें हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि ये बाद में की जाती है, ये की जाती है डेफिसिट और सरप्लस को चेंज करने के लिए।
तो यहाँ पे पूछा गया अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम किसे कहेंगे? हम ऑटोनॉमस आइटम्स को कहेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मिसिंग फिगर कौन सा है? पहला फिगर है ये। यहाँ पे हमने निकालनी है सेविंग। हमें वैल्यू दी हुई है एपीएस की, और हमें पता है एपीएस किसके इक्वल होता है? सेविंग अपॉन में इनकम। तो सेविंग हमने निकालनी है, इनकम हमें दी हुई है। साथ ही साथ एपीएस की वैल्यू दी है 0.4, सेविंग निकालनी है, इनकम की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 100। तो सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी? 0.4 मल्टीप्लाई में 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी 10 से, यानी कि 40। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 40। ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे फिर सेविंग पूछी है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी सेव क्या हो जाएगा? देख सकते हैं आप, एवरेज प्रोपेंसिटी सेव जो है वो कांस्टेंट है, तो ये 0.4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेविंग दोबारा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? एवरेज प्रोपेंसिटी सेव इज इक्वल टू में सेविंग अपॉन में इनकम कितनी है इसके सामने यहाँ पे 200। तो सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी? 0.4 मल्टीप्लाई में 200। पॉइंट हटेगा, एक जीरो से जाएगा, ये वैल्यू आ गई 80। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। पहली वैल्यू थी 40, दूसरी थी 80। आप थर्ड भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 0.4 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटेगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, 4 3 12, यानी कि 120 यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। और 0.4 हमने निकाल ही लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ही आ रहा था। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे अब तक के मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। हम देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू मार्केटेबल सरप्लस। देखिए, मार्केटेबल सरप्लस किसे कहते हैं? पहले जो हमारी खेती की जाती थी वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? जो सिर्फ अपने गुजारे के लिए आप करते हैं, यानी आपको खुद के लिए अनाज सब्जियां मिल जाएं, बस इतनी ही आप खेती करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस भी बचने लगा, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आउटपुट बढ़ गया और मार्केटेबल सरप्लस बचने लगा। यानी अपने गुजारे के लिए आप सामान निकाल दें, उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए जो सामान बचता है वो मार्केटेबल सरप्लस होता है, जिसे आप मार्केट में बेचते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने मार्केटेबल सरप्लस बना दिया था। इसका क्या मतलब है मार्केटेबल सरप्लस का? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये गलत है, इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं हम। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेलिंग इन मार्केट, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर मेंटेनिंग सफिशिएंट स्टॉक, ये भी नहीं है, ऑल ऑफ द बोथ हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल लोन अमाउंट गिवन टू लो इनकम हाउस होल्ड और ग्रुप इज नोन एज माइक्रो क्रेडिट। ये हमने रूरल फाइनेंसिंग में पढ़ा हुआ है, माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, रूरल क्रेडिट में हम पढ़ते हैं। माइक्रो क्रेडिट किसे दिए जाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो दिए जाते हैं क्रेडिट। जो भी लो इनकम हाउस होल्ड है या ग्रुप है, ग्रुप कौन सा होता है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो इनकम के लोग होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि माइक्रो क्रेडिट किस लिए दिए जाते हैं? मोस्टली कंजम्पशन पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो जो ये माइक्रो क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उन्होंने इसका करना क्या है? उन्होंने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं लिया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि माइक्रो क्रेडिट किस लिए दिए जाते हैं? कंजम्पशन पर्पज़ के लिए। ओके, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी की हालत थी उसे बताता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अ वाइब्रेंट इकोनॉमी विद वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा नहीं था, ये फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी रुकी हुई थी विद हैवी रिलायंस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिलाइड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अ फ्लोरिशिंग मार्केट एंड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, मार्केट बहुत अच्छी सी विकसित हुई थी और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड थी, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमी में, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में दो चीज़ें होती, एक तो हमारी इकोनॉमी रुकी हुई थी और मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, दूसरा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो ये ऑप्शन 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप आर फॉर्म बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखिए, इसके ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आसियान की हम बात करें तो आसियान की कंट्रीज ये हैं: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। तो आसियान का इसमें से कोई भी मेंबर कंट्री नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। ठीक है, और आसियान की फुल फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान द्वारा ये तो फॉर्म नहीं किया गया था। ओके, रही G8 की बात, जो G8 के मेंबर हैं यूएस, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली,
कनाडा। ये 7 मेंबर हैं, ठीक है। इनका पहले साथ में इंक्लूड होता था रशिया, तब ये G8 था, अब रशिया को बाहर कर दिया गया है, अब ये G7 हो गया है, ठीक है। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने ये भी फॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट आता है सार्क। अगर सार्क की बात करें तो सार्क की कंट्री कौन कौन सी है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। अब इसका पार्ट कौन नहीं है? इसका पार्ट चाइना नहीं है, चाइना द्वारा ये फॉर्म नहीं किया गया था। तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ने मिलकर इनमें से कोई भी रीजनल ग्रुप फॉर्म नहीं किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये MBBS पेन क्या है? ये इस कंट्रीज़ के नाम याद करने की शॉर्टकट है, ठीक है। M से है मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया एंड N से नेपाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। तो यहाँ पे जो है तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मोर फीमेल वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया इन इंडिया। यानी कि रूरल एरिया में ज़्यादा फीमेल वर्कफोर्स मिलती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, जो मेल वर्कर हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू अर्बन एरिया, और जो फीमेल वर्कर हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कर रही होती हैं, खुद के खेत में वो काम करती हैं। तो फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा है रूरल एरिया में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। स्टेटमेंट 2 की बात की जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट फेवरेबल ऑक्यूपेशन अमंग फीमेल इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, सेल्फ ऑक्यूपेशन ज़्यादा फेवरेबल ऑक्यूपेशन है फॉर फीमेल्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कहाँ काम कर रही हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम कर रही हैं, और बहुत सारे सोशल कंस्ट्रेंट के कारण फीमेल वर्कफोर्स जो है वो माइग्रेट भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 भी करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 और कॉलम 2 के कॉम्बिनेशन हमने चूज करने हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है तापस मजूमदार कमेटी रिपोर्ट। ये किससे रिलेटेड थी? ये एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे रिलेटेड थी, यानी एक्सपेंडिचर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.37 लाख करोड़ होगा ओवर 10 ईयर्स, यानी 1998-99 से 2006-07 में। किस लिए? टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 अंडर द प्रीव्यू स्कूल एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपने स्कूल एजुकेशन के अंदर लाना है, तो कम से कम आपको 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा इन दिस 10 ईयर्स। तो ये किससे रिलेटेड था? तापस मजूमदार कमेटी से। विश्व बैंक रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, ये क्या कहती है रिपोर्ट? ये कहती है इमरजेंस ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द 4 मेजर ग्रोथ सेंटर बाय 2020, यानी इंडिया वन ऑफ द 4 मेजर ग्रोथ सेंटर होगा बाय 2020। ये रिपोर्ट पहले आई थी, तो ये 2020 तक की बात कर रही थी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, किसकी बात करती है? इंडिया शुड मेक ए ट्रांजिशन टू ए नॉलेज इकोनॉमी, इन नॉलेज इकोनॉमी की तरफ इंडिया को बढ़ना चाहिए। ये किसकी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया है आंसर करेक्ट। थर्ड आप देख सकते हैं सी में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है। सेकंड का हो गया है करेक्ट आंसर। फोर्थ दिया हुआ है ओनली सी में, बी में फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट टू ट्रेन द वुमेन अबाउट लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक इन तमिलनाडु। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा था? तन्वा प्रोजेक्ट था, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चाइना इज ए वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ कल्टिवेबल लैंड ड्यू टू, चाइना के पास कल्टीवेशन की लैंड बहुत कम है, उसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहला रीज़न है टोपोग्राफिक कंडीशन, यानी चाइना की जो लैंड है वो समतल नहीं है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, समतल एरिया इनके पास बहुत कम है। तो टोपोग्राफिक कंडीशन पहला रीज़न है। दूसरा क्लाइमेट कंडीशन यहाँ की, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन चाइना की बहुत अच्छी है, तो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड। जो चाइना के पास इतनी बड़ा लैंड एरिया है उसमें से बहुत कम प्रोपोर्शन जो है वो कल्टिवेबल लैंड है। उसके दो रीजन है, एक है टोपोग्राफिक कंडीशन, एक है क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एज पर द इमेज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को कौन फैसिलिटेट करता है? तो इसका आंसर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एकीकरण, यानी कि आप फॉरेन कंट्रीज की कंपनी को अपनी कंट्री में आने दे रहे हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन? मान लीजिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट से पहले, अगर आपको कोई यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम को आपने अगर कम कर दिया है तो वो लिबरलाइज कर दिया है, आप ट्रेड बढ़ेगा, इससे ग्लोबलाइजेशन से भी ट्रेड बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है कि होगा, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन फिर भी वो
फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए और सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ए बी सी तीनों होता तो ऑप्शन और ज़्यादा बेटर हो सकता था, तो आंसर और ज़्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंड सी के लिए, तो यहाँ पे हम 2 ही चूज़ करेंगे। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, इसका आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।